गाइस मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ खोज चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में दोस्तों ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ में क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अब कमज़ोर वो क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि उनका जो बेसिक होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब दोस्तों यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं आएगी, और यदि दोस्तों आपको कैलकुलेशन करना नहीं आ रही है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैथ में सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मूले और फिर इसके बाद क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपको ये हर चीज़ बताने वाला हूँ। अब दोस्तों कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मान के चलिए कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो मैथ में दोस्तों बेसिक तरीका होता है पढ़ने का। तो बेसिक तरीका भी दोस्तों कई प्रकार से पढ़ा जाता है, लेकिन दोस्तों यदि आप पहली बार आए हों और मैथ में पढ़ना चाहते हैं टॉपिक थे तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक में आपको अंकगणित यानी अर्थमेटिक्स पढ़ना पड़ेगी। उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। तो मैं आप लोगों को सबसे स्टार्ट वाला जो है संख्या पद्धति के बारे में ही बताने वाला हूं। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हमारी जो संख्या पद्धति है उसमें आपको पहले प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए यानी नेचुरल नंबर। तो दोस्तों नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि गिनती की, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो गिनती है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना, जैसे 1 से लेकर स्टार्ट होंगी कहाँ तक? अनंत तक, क्योंकि ये निश्चित नहीं होती है, कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारी प्रकृति में है। अब प्रकृति में दोस्तों हमेशा जो भी वस्तु या जो भी होगी वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। यानी कि दोस्तों प्रकृति में जितनी भी वस्तुओं को हम गिन पा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसमें 0 से लेकर कहाँ तक जाती हूँ दोस्तों? अनंत तक जाती हूँ, वो सभी की सभी कैसी कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 0 शामिल कर दिया और 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक जाती हैं, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद दोस्तों क्या है? सम संख्या। सम संख्या का मतलब है इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई सी भी संख्या हो दोस्तों जिसमें 2 से भाग चला जाए, पूरा पूरा, आधा आधा नहीं, पूरा पूरा यदि 2 से भाग चला जाता है दोस्तों तो वो सम संख्या होगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगली क्या है कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। यानी कि जिस संख्या में दोस्तों, जैसे कि हम 1 मान लेते हैं, यदि हम 1 में 2 से भाग देंगे तो जिस संख्या में दोस्तों यदि 2 से भाग नहीं जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो वो संख्या कैसी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। आगे की ओर चलें तो आगे की ओर है रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? तो ऐसी संख्याएं जो एक या फिर अन्य को छोड़कर से विभाज्य ना हो उन्हें रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। हम समझने का प्रयास कीजिएगा अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, क्या ले ली? 3 ले ली, तो या तो दोस्तों ये 1 से कटेगी या फिर अपने आप स्वयं से कटेगी। यानी तो यह तो 3 से कट सकती है, ठीक ना, या तो फिर वो क्या कटेगी? 1 से कटेगी। तो जो दोस्तों 1 या स्वयं से संख्या कटती है वो कैसी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है ना। अब आगे की ओर चलती हैं तो आगे क्या है? योगिक संख्या। योगिक संख्याओं का मतलब है अभाज्य संख्या। तो जो दोस्तों एक या फिर अन्य, एक या फिर अन्य, एक या अन्य से क्या हो पूरी की पूरी कट जाए दोस्तों, वो कैसी कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि दोस्तों मैं यदि बात करूं किसकी? 4 की, तो 4 देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। यानी एक के अलावा, सॉरी ये 4 से कटेगा, एक के अलावा ये अन्य संख्याओं से भी कटता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। अब जैसे मैं 8 की बात करूं तो 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। यानी कि 8 कितनी संख्याओं से कटेगा? 4 से कटेगा। यदि मैं 7 की बात करूं दोस्तों तो जो 7 है, 7 या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो जो दोस्तों 7 है वो कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। वो जो 8 है दोस्तों वो कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। समझ गए ना। आगे की ओर चलें, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं दोस्तों? तो ये पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जिसमें 0 भी हो,
प्लस वाली संख्याएं भी हों, माइनस वाली भी संख्या हों, वो क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। समझ गए ना इतनी चीज़ें। अब हम आगे की ओर चलें तो आगे की ओर दोस्तों आपको परिमेय संख्या आएंगी। देखो दोस्तों, मैं परिभाषाएं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये परिभाषाओं के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को। तो परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि दोस्तों आपको क्या है, संख्याओं को पहचानना आना चाहिए। ये क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम लेवल पर आपको वहाँ संख्या डायरेक्टली माइंड में ही सोचनी पड़ती है। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो वहाँ डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी समय, कौन सी विषम है, कौन अभाज्य, कौन क्या है, कौन कितनी है। तो इसलिए दोस्तों ये परिभाषा के माध्यम से आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतनी बारीकी से। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में पूछा है, तो वह लघुत्तम, तो वह लघुत्तम भिन्न जिसके अंश तथा हर पूर्णांक हो लेकिन हर शून्य ना हो परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है, तो परिमेय संख्या दोस्तों हमेशा आपकी पी बटे क्यू के रूप में रहेंगी। कैसी रहती हैं, भिन्न के रूप में, ठीक है ना। कैसी रहेंगी, भिन्न के रूप में, पी बटे क्यू की। लेकिन दोस्तों आपका कभी भी जो हर रहेगा, हर कहाँ का होता है, जैसे कि 2, 4, 8, ये क्या है, हर है, ऊपर के क्या है, अंश है। तो हर दोस्तों कभी भी इसका जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होगा दोस्तों तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। समझ गए ना। तो जैसे कि हम कोई सी भी संख्या को यदि भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं तो यानी कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करते हैं किसकी, अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या है, जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर रूट का मतलब तो यही हो रहा है, लेकिन दोस्तों वो साफ साफ बोल रहा है कि जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे यदि मैं 4 की बात करूं दोस्तों, तो 4 तो पूर्ण, जब इसका वर्ग निकालेंगे तो 2, यानी कि दोस्तों ये क्या है, देखो रूट में है, क्या है, रूट में है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका क्या निकल रहा है, वर्ग पूर्ण निकल रहा है। तो यही वो बात कर रहा है कि जिस संख्या का हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो परिमेय संख्या होगी, और जिसका हम निकाल पा रहे हैं वो नहीं होगी। जैसे कि हम 2 की बात करें तो 2 का हम वर्ग नहीं निकाल पाएंगे पूरा का पूरा, 3 का भी नहीं निकाल पाएंगे, 5 का भी नहीं निकाल पाएंगे, और ये बटे के रूप में भी नहीं निकाल पाएंगे। यदि यहाँ पर हम 4 लेते तो 4 का निकाल सकते थे, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार हम दोस्तों 36 का भी निकाल सकते हैं, 36 का 6 होगा तो ये भी नहीं होगी। 16 जो होगा दोस्तों ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। यानी दोस्तों जितनी संख्याओं को हम निकाल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, और जिनका नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों हम पूर्ण वर्गमूल, वो संख्या कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। समझ गए ना। आगे की ओर चलें तो दोस्तों यहाँ से अब आपके क्या रहेंगे, फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यही फॉर्मूले आपको डायरेक्टली एग्जाम में सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के लिए आपको एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 से लेकर 25 तक की ये संख्याएं आपको देकर रखी हैं, इसमें मैंने ये आपसे पूछा है कि इन सभी का योग कितना होगा 1 से लेकर 25 तक। तो आप क्या करोगे, वही छोटे छोटे बच्चों का 1 फिर 2 जोड़ोगे 3 हो गया, 3 जोड़ोगे 6 हो गया, 6 जोड़ोगे और 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया 7। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो योग बराबर क्या होता है कि n ब्रैकेट में n प्लस के 1/2 होता है, जहाँ पर n क्या होता है, अंतिम संख्या। उदाहरण के लिए देखो 1 से लेकर 25 तक की यहाँ पर क्या पूछी है, संख्या पूछी है। तो n क्या है दोस्तों, अंतिम संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या रख दिया, मान रख दिया, n की जगह पर 25 रख दिया, तो हमें ये मिल गया। अब इनका आपस में दोस्तों इंटू कर लिया, तो इंटू करने पर हमें ये आ गया, और क्या आ गया, 325 आ गया। तो ये फॉर्मूले की सहायता से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं की भी संख्या की लगातार सम संख्याओं की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपके क्या रहा, एक डाउट भी आ रहा होगा, आपने कहा लगातार, यानी जो 1 से स्टार्ट होती हैं वही तो है ना। 1 से लेकर 25 तक तो हम निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 90 तक भी निकाल सकते हैं, 1000 तक भी निकाल सकते हैं, लाख तक भी नहीं, यानी अनंत तक हम निकाल सकते हैं। लेकिन बाई चांस यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि उसने पूछा 25 से लेकर 80 तक निकालिए, तो फिर आप इसमें नहीं मान पाएंगे कि हम किसे n माने, n तो यही रहेगा। लेकिन दोस्तों ये 25 से स्टार्ट तो नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या तो वो कहाँ से होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, 25 से तो फिर नहीं होगी।
प्राकृतिक संख्या का मतलब यही ना, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है लेकिन 25 से नहीं होगी है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है लेकिन 25 से शुरू नहीं होगी। तो ऐसा क्या करें, आपको सीरीज में आपको दिया जाए 25 से लेकर 80 तक को निकालने को कहा जाए, फिर क्या करोगे। तो देखो इसका भी निकालने का वही तरीका है, फॉर्मूला आपको वही याद रखना है। कैसे, देखो यहाँ पर 25 से लेकर 80 तक देकर रखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है 25 से लेकर 80 तक का क्या है इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल लेना। तो यहाँ पर आपने n का मान रखा, n का मान रखा और ये तो यहाँ पर कितना आ गया 3240 आ गया। फिर दोस्तों अब आपको वो करना है कि यहाँ पर जो स्टार्ट हो रही है, क्या हो रही है 25 से सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, तो 1 से लेकर जहाँ तक दोस्तों स्टार्ट होती है आपको वहाँ तक का क्या निकाल लेना है, इसका क्या निकाल लेना है दोस्तों, इसका आपको निकाल लेना है इसका क्या योग निकाल लेना है। तो योग दोस्तों जब आप निकालोगे तो आपका कितना निकलेगा 300। तो जो आप दोस्तों यहाँ पर योग निकालोगे तो जो आपने इसका सीरीज का निकाला है उसमें से आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने 80 तक निकाला, 25 से लेकर 80 तक, यानी कि ये वाला ने क्या निकाला 25 से लेकर 80 तक निकाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब 25 से स्टार्ट हो रहा था तो उनने क्या निकाला 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का निकाला। कहाँ तक का निकाला दोस्तों 24 तक की। तो 24 तक का जब आपने निकाला दोस्तों तो कितना आ गया 300 दोस्तों किस में से घटा दिए थे, इस वाली सीरीज से घटा दिए तो हमें रिजल्ट मिल गया था। तो सॉरी दोस्तों मैंने आपको 25 कहा था वहाँ तक कि जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक नहीं लिखना है, आपको 24 तक लिखना होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं लगातार सम संख्या, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में अभी तक तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा, अब लगातार सम संख्या भी पूछ सकता है, विषम संख्या भी पूछ सकता है, अभाज्य संख्या भी पूछ सकता है, भाज्य संख्या, यानी वो कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि लगातार सम संख्या, जैसे कि कहें कि 1 से लेकर 25 तक की क्या सम संख्याओं का योग कितना रहेगा, सॉरी ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, हाँ ऐसा भी पूछा जाएगा 1 से लेकर 25 तक की सम संख्याओं का योग, या फिर वो आपको खुद दे दे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो इन सभी का क्या रहेगा कि योग कितना रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला आपका एक कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा n + k n2/4। यहाँ पर n अंतिम संख्या रहेगी। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार सम संख्याओं के लिए क्या है, ये है यहाँ पर 2 से लेकर 14 तक के लिए क्या पूछा उसने, योग पूछा। तो इसमें क्या रख दिया, फॉर्मूले में मान रख दिया n = 14। तो देखो यहाँ पर जब उसने सॉल्व किया तो कितना आ गया 56 आ गया। अब वही वाला लॉजिक फिर लगेगा कि समझ लीजिएगा कि जो दोस्तों यहाँ पर तो 2 से लेके कहाँ तक पूछी थी 14 तक, क्योंकि दोस्तों सबसे छोटी जो सम संख्या वो 2 है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी है वो 14 है। लेकिन दोस्तों यदि वो 40 से स्टार्ट कर दे सम संख्या तो पीछे वाली संख्या तो क्या छूट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो लगातार सम संख्याओं के लिए है। ये फॉर्मूला केवल से केवल लगातार सम संख्याओं के लिए होता है। तो दोस्तों लगातार जब पूछागा तो देखो यहाँ से 40 से स्टार्ट, अब देखो 1 से लेकर दोस्तों 39 तक की जो सम संख्याएँ हैं वो तो छूट गई, और यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया 40 से लेकर 80 तक कह दिया है। तो पहले तो आपको क्या था कि 40 से लेकर 80 तक का मान निकाल लेना है, ठीक ना। तो कितना निकलेगा 640। उसके बाद दोस्तों जो संख्या आपसे छूट रही थी, पहले क्या हो रही थी, पहले छूट रही थी, तो उनका आपको क्या कर देना है, रिजल्ट निकाल कर उनमें से माइनस कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि हमने लगातार क्या प्राकृतिक संख्याओं का योग देखा था उसी प्रकार से। अब हम बात करते हैं किसकी, लगातार विषम संख्या। तो विषम संख्याओं के लिए आपको ये फॉर्मूला होता है और आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा तो आप कर सकते हो, ठीक ना, कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम क्या पहाड़ी की बात। तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा है कि सम और विषम का खेल। तो किसी को हाथ में सम और विषम संख्या रखने के लिए कहा जाए और दाहिने में 3 से और बाएं में 2 से गुणा कर दो, तो दोनों को जोड़ने को कहो तो अगर सम जोड़ है तो दाहिने हाथ की सम संख्या होगी, अगर जोड़ क्या है विषम है तो दाहिने हाथ की क्या होगी, विषम होगी। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि दाहिने हाथ में क्या है, आपकी एक मुट्ठी है। दाहिने का मतलब है सीधा हाथ यानी राइट हाथ। आपके सीधे हाथ में दोस्तों क्या है, संख्या 8 है। क्या है दोस्तों, 8 है। तो दोस्तों समय हमेशा याद रखना, यदि आपसे पूछा है कि यदि आपकी संख्या क्या है 8 है सीधे हाथ में, तो उसमें आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करोगे तो दोस्तों उसका जो योग होगा वो कितना रहेगा,
24 रहेगा। और दोस्तों यदि आपके बाएं हाथ में है, ठीक ना, यानी बाएं हाथ में कोई संख्या है जैसे कि 7 है, तो दोस्तों उसमें सदैव से सदैव आपको 2 से गुणा करने का, तो जब 2 से गुणा करोगे तो आपका 14 मिलेगा। अब दोस्तों इसमें कैसा सवाल बन सकता है एग्जाम में, देखो कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। उसने पूछा कि आपके हाथ में क्या है, दाहिने हाथ में 8 संख्या है, 8 संख्या है, ठीक है ना, जिसका योग कितना है, 24 है। कितना है दोस्तों, 24 है। इसका उसने पहले कह दिया कि 24 है। तो आपके बाएं हाथ में 7 संख्या है, तो उसका क्या है, योग कितना होगा। तो दोस्तों आपको फिर क्या कर देना है, 2 से गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा। समझ गए, तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों आपको ये भी याद रखनी है, यदि दोस्तों यहाँ पर क्या है, सम संख्या होगी दाहिने हाथ में, तो दोस्तों ये भी कैसी होगी दोस्तों, सम ही होगी। यानी दोस्तों सम और सम दोनों होगी। यदि विषम होगी तो विषम दूसरी वाली भी होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सम होगी ये विषम होगी, नहीं। यदि दोस्तों पहली सम होगी तो दूसरी भी सम होगी, दूसरी सम विषम होगी तो दूसरी भी विषम होगी। यानी कि दोस्तों हमेशा ये कैसी रहेंगी, एक समान रहेंगी, या तो दोनों सम रहेंगी या दोनों विषम रहेंगी, ठीक है ना। समझ गए ना। चलिए आगे क्यों चलते, तो वर्ग निकालना ये तो आवश्यक तरीका है, तो ये नहीं होगा इसमें। तो यहाँ पर कुछ यूनिट भी दी जाती हैं दोस्तों, तो क्योंकि यूनिट भी आपको काम होता है कि लीटर में होता है, क्योंकि आपको जो लीटर मीटर वाले सवाल लिए जाते हैं उसमें बच्चे अधिकतर, कुछ बच्चे को क्या होता है, ओवर कॉम्पिटिशन हो जाता है कि भाई हमें ये चीज़ें तो आती हैं, वो इन्हें इग्नोर कर छोड़कर चला जाता है। वो क्यों चला जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 10 मिलीलीटर में 1 सेंटीलीटर होता है, ठीक ना, 10 डेसीलीटर में 1 लीटर हो जाए। अब दोस्तों किसी व्यक्ति से मैंने पूछा था एक दिन कि 1 लीटर में कितना डेसीलीटर होता है, तो वो बोला अरे हमें तो लीटर और मिलीलीटर में पता है, लीटर में तो पता ही नहीं है। तो इसी बात को दोस्तों आपको क्या है कि ये इकाइयाँ याद करनी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। वो डायरेक्ट कह देता है कि 10 किलो लीटर आपके पास क्या है, तेल है। तो उसे दोस्तों यदि आपको सवाल मीडियम लीटर में पूछा जाए तो आप कैसे करोगे, तो आपको क्या है, मीडियम लीटर में भी तो बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको ये यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर लंबाई के पैमाने पर दिया जाता है, जैसे आपको कोई सवाल किस में पूछा है, देकर रखा है वो किस में, मिलीमीटर में, और सेंटीमीटर में आपको पूछा है तो आपको सेंटीमीटर में परिवर्तन करना हो, तो कैसे करोगे, जब आपको पता होगा तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर, डेसिबल है, डेका है, हेक्टर है, किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी के सभी जो है मैंने यहाँ पर लिख दी। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। बेसिक तरीका हम पढ़ चुके हैं, अब इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा नोट है। नोट क्या है कि दोस्तों आपके पास जो 1 से लेकर 9 तक होती हैं, ये क्या होती हैं, इकाई अंक की संख्याएं होती हैं। और दोस्तों 10 से लेकर 99 तक की क्या होती हैं, दहाई अंक की होती हैं। और 100 से लेकर दोस्तों 9 से 99 तक की क्या होती हैं, सैकड़ा होती हैं, ठीक है ना। और दोस्तों क्या है कि 1000 से लेकर दोस्तों 9999 तक की क्या होती हैं, हजार वाली संख्या होती है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप बोलोगे 1 होती है। यदि इकाई अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो वो क्या होगी दोस्तों, 9 होगी। तो दोस्तों यदि आपसे बीच की संख्या पूछी जाए तो आप बोलोगे कि 5 होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इकाई अंक होती है। यदि इकाई अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 10 होगी, और बड़ी क्या होगी, 9 होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नोट देकर रखा था, यहाँ पर ये 4, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें। अब दोस्तों ये जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पे का, की या पीछे भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाव। तो दोस्तों ये दरअसल हिंदी में लिखा है। कैसा लिखा है हिंदी में, ये किसका है दोस्तों, बोर्ड मास का नियम होता है। क्या होता है, ये बोर्ड मास का नियम है। किसका नियम है दोस्तों, बोर्ड मास का नियम। अब बोर्ड मास का यहाँ पर थोड़ी सी एक सेटिंग कर लूँ दोस्तों। बोर्ड मास का नियम क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखें दोस्तों, बोर्ड मास के नियम से आपको याद क्या रखना है कि बोर्ड मास का नियम होता है, जैसे बोर्ड, ठीक ना, बोर्ड और यहाँ पर लिख दिया मास। तो बोर्ड का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, जो आपको तीसरे नंबर पे मैं बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि 4 का यहाँ पर जो देकर रखा है ना, 4 का 15, तो यहाँ पर ऑफ। अब ऑफ का मतलब होता है दोस्तों इंटू। और यहाँ पर दोस्तों जो एम है, एम का मतलब होता है, सॉरी डी है, जो डी का मतलब होता है क्या, भाग का चिन्ह, यानी भाग देना होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी फिर इंटू है, प्लस और माइनस करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे कि आपको तीसरे नंबर पर मैं आपको बताने वाला हूँ।
उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, फिर भाग विधि करने, सॉरी जो ऑफ होता है ऑफ को याद करना है। जैसे यहाँ पर का है तो का सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको भाग वाला चिन्ह सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इंटू, फिर क्या करना पड़ता है प्लस और फिर माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही इक्वेशन देकर रखी है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, कोष्ठ है। तो कोष्ठ 4 प्रकार के होते हैं, छोटा, मंझला, बड़ा और रेखा कोष्ठ। तो दोस्तों रेखा कोष्ठ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर छोटा, मंझला और बड़ा ये तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, ठीक ना, नोट है यहाँ पर। तो छोटा कोष्ठ की क्रिया में सबसे पहले क्या होता है, यदि आपके, ठीक ना, ध्यान से देखना, यदि आपके क्या है कोई भी भीतर क्या है प्लस का चिन्ह है और बाहर क्या है माइनस है, तो जब दोस्तों प्लस और माइनस का चिन्ह जब आप ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या सदैव माइनस का चिन्ह होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि प्लस है तब भी आपका क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह है। तो दोस्तों यदि माइनस का चिन्ह समान है तो दोस्तों आपके क्या रहेंगे, माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें। अब यहाँ पर एक क्या दिया, उदाहरण दिया। तो उदाहरण पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सबसे पहले दोस्तों सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद दोस्तों मंझला वाला ब्रैकेट होता है, उसके बाद दोस्तों फिर सबसे छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा बाहर रहेगा, फिर उसके अंदर मंझला रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, छोटा। और जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों इसे, तो सबसे पहले छोटा वाला करोगे, फिर मंझला वाला करोगे, फिर बड़ा वाला करोगे, फिर बाहर की संख्याओं को सॉल्व करोगे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप 4 को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नियम होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर पाओगे पहले। जैसे कि 10 यहाँ पर देखो क्या है दोस्तों, ये टोटल संख्याएं कितनी हैं दोस्तों, कितनी हो रही हैं टोटल, 13, 13 में से 2 गए तो कितना बच रहा है हमारे पास, 11, 13 में से 2 गए तो क्या बच रहा है, 11, यानी कि 11। तो ये छोटा ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब दोस्तों फिर क्या आ गया, मंझला, 2 ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 हो जाएगा दोस्तों तो क्या रहेगा, फिर हमारा मंझला भी हो गया। अब बड़ा बचा है दोस्तों, जब 18 में से आप 13 माइनस करोगे दोस्तों तो कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। अब दोस्तों 5 और फिर अब जो बाहर की संख्या है, अब इसे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो ये भाज्य भाजक ये सूत्र आपको याद रखना, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाज्य भाजक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये संख्या देकर रखी होती है, ये भाज्य का है। जब भी आप दोस्तों किसी संख्या में भाग दे रहे होगे तो इन दोनों का क्या कर लेना, आपस में इंटू कर लेना और ये प्लस कर देना, तो आपको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। समानुपात में दोस्तों ये चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो समानुपात दोस्तों एक होता है अनुपात, दूसरा होता है समानुपात। जो आपको ये डबल बिंदी दिखाई दे रही है, ये वाली 2 बिंदी, ये न बोलते हम अनुपात, और जो डबल बिंदी है न बोलते हैं समानुपात। तो ये सॉल्व कैसे किए जाते हैं, जैसे 1:2 अनुपात समानुपात, ठीक ना, 2:1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके लिए फॉर्मूले होते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले को आपको याद कर लेना अच्छे से, एक बार देख लीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा, ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। इसके बाद लासा और मासा निकालने, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी ये सूत्र हैं, जो कि मैं आगे चलकर, इस वीडियो में तो बेसिक तरीका बता रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं इन्हें प्रॉपर्ली तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये मासा का वाला है। तो ये बोर्ड मास का नियम मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सबसे पहले हमें ब्रैकेट लिखने सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ का मतलब होता है इंटू। अब दोस्तों कभी कभार आपको देखना पड़ता है कि ऑफ का मतलब भी इंटू है और मल्टीप्लिकेशन का भी इंटू है। तो दोस्तों बाइस चांस ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि 4 का 15 प्रतिशत यदि मैं पूछूं तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये वाला चिन्ह नहीं लगेगा, ये वाला चिन्ह नहीं लगेगा आपका। अब दोस्तों मान के चलिए, चलो मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ मैं, 4 का 2 × 2 % कितना होगा। तो आप बोलोगे अरे यार सन ने तो इंटू वाला चिन्ह है, तो इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट देखोगे, फिर डिवाइड का चिन्ह देखोगे, फिर आप किसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन वाले को, यानी कि इंटू वाले को। तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व कर दोगे, इसे सॉल्व कर दोगे। इसे सॉल्व नहीं करोगे, पहले आप किसे नहीं करोगे, इसे सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ऑफ है,
ओ यानी का है, तो का मतलब इंटू है। सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करोगे 4 दूनी 8, हालांकि रिजल्ट यही आएगा, लेकिन मैं यदि संख्या बदल दूँ यहाँ पर तो रिजल्ट और कुछ बदल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों का इंटू करोगे फिर इसके बाद आप इन दोनों का इंटू कर पाओगे, फिर आप प्रतिशत में बदलना जानते ही होंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बाकी की यहाँ पर दोस्तों क्या है, 1 से लेकर 50 तक की जो वर्ग संख्याएँ हैं ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्टली आप निकाल नहीं पाओगे। एग्जाम में आपको निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको पहले से याद होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 50 तक लिख कर दे दिया है, आप लोगों को याद कर लेना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर 50 तक है, तो आप इन्हें याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर घन भी है, तो घन 15 तक देकर रखा है, वर्गमूल भी देकर रखा है, तो वर्गमूल ये सभी के सभी। अगली जो वीडियो रहेगी दोस्तों वो समय और दूरी के बारे में हम सभी देखेंगे। फिर व्यवसाय गणित के बारे में, जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत में, ठीक है ना, हानि लाभ में, तो यहाँ पर बट्टा में, और क्या रहेगा हमारे पास, क्षेत्रमिति रहेगी, और क्या रहेगा, आयत रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद सर्कल रहेगा, चतुर्थांश रहेगा, बहुत कुछ रहेगा दोस्तों बेसिक में। क्योंकि मैंने कहा था दोस्तों, यदि आप देखो बेसिक में यदि संख्या पद्धति पढ़ते, क्या पढ़ते दोस्तों, संख्या पद्धति, यदि संख्या पद्धति पढ़ते बेसिक में, तो केवल से केवल आप वो परिभाषाएं और दोस्तों जो बेसिक तरीका मैंने और बताया है वो उसके बाद तो वो ही सीख पाते। लेकिन दोस्तों अंक गणित का मतलब यही था कि अंक गणित में दोस्तों आपको चतुर्थांश से रिलेटेड भी होना चाहिए, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। इसलिए दोस्तों बेसिक का भी एक नियम होता है कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ाना होता है। तो बेसिक में दोस्तों हमने क्या कर लिया है दोस्तों, संख्या पद्धति यानी सिस्टम नंबर के बारे में हमने पढ़ चुका है। अब हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों अब ये दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।